हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल में। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं बात करूंगा एडवोकेट्स एक्ट 1961 के बारे में। बिल्कुल सही सुना आपने, एडवोकेट्स एक्ट 1961। तो शुरुआत करूंगा इसकी हिस्ट्री से कि कहाँ से ये एक्ट निकल के आया। ठीक है, तो देखिए इंग्लैंड में, देखिए आपको पता है कि भारत में जो ये कानून की देन है ये इंग्लैंड की देन है। ठीक है, जो भारत में जो कानून व्यवस्था है ये इंग्लैंड की देन है। भारत में जो पार्लियामेंट यानी कि जो संसदीय व्यवस्था है ये इंग्लैंड की देन है। तो ये जो एडवोकेट्स एक्ट 1961 है ना, इसकी जड़ें भी कहाँ हैं? इंग्लैंड पे है। तो इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी के लास्ट पे यानी कि 1870 में, जब 19वीं शताब्दी कह रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि 1800 से लेके 1899 तक का टाइम पीरियड। तो इस टाइम पीरियड में कुछ ऐसे एक्ट पास करती है वहाँ की पार्लियामेंट, और उन एक्ट में 3 एक्ट का नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1879, द बॉम्बे प्लीडर्स एक्ट 1920, इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926। तो ये 3 एक्ट थे 1961 के। इस एक्ट से पहले आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन जग रहा होगा, उठ रहा होगा कि ये एक्ट बना क्यों था। तो मेरे प्यारे मित्रों, जिनको नहीं पता, ये एक्ट बना था कि जो वकील होंगे, वकीलों के जो इनरोलमेंट होगा ना बार काउंसिल में, वो कैसे होगा, उसकी फीस कितनी होगी, क्या क्राइटेरिया होगा, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। शुरू करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। सो विदाउट एनी हसल एंड बसल, लेट्स स्टार्ट। 1861 को 1861 को ब्रिटिश की संसद यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट एक एक्ट पास करती है जिसको बोलते हैं द चार्टर एक्ट। ऑफिशियली इसका नाम होता है इंडियंस हाई कोर्ट एक्ट 1861, या फिर टू बी मोर स्पेसिफिक द इंडियंस हाई कोर्ट एक्ट 1861। ये एक्ट क्राउन को ये पावर दे देती है, क्राउन मतलब राजा और राजा की संसद। ठीक है, तो क्राउन को यानी कि राजा के पास ये पावर दे देती है कि आप इंडिया में एक हाई कोर्ट स्टैब्लिश कर सकते हैं, हाई कोर्ट का गठन कर सकते हैं। जो क्या है, क्या देखेगी, जितने भी सरकारी जितने भी जो है कानूनी मामले होंगे, ठीक है, वो सब देखेंगे। और हाई कोर्ट को ये पावर दे देगी कि जितने भी वकील उस समय थे उन सब के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए उनके इनरोलमेंट के लिए। यानी कि उनका जैसे इनरोलमेंट होगा ना, जैसी वो रजिस्टर में उनका नाम चढ़ जाएगा ना कि भाई ये नाम का फलाना व्यक्ति जो है अब वकील है और ये जो है अब वकालत कर सकता है, इस फलाने बंदे को जो है रिप्रेजेंट कर सकता है कोर्ट में। कि सिंपल सी बात करें तो इनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट्स, या फिर हम ये कहें इनरोलमेंट्स ऑफ अटर्नीज, और या फिर हम कहें तो इनरोलमेंट्स ऑफ सॉलिसिटर्स। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको ये जो मैंने अभी वर्ड्स बोले एडवोकेट, सॉलिसिटर या अटर्नी, इनके बीच का डिफरेंस पता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं पता है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, लेट मी नो एंड आई विल मेक एक पर्टिकुलर टॉपिक आई विल बी मेकिंग, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑल दिस टर्म्स। ठीक है, सो फॉर द टाइम बिंग 1861 में ये एक्ट बन जाता है, भारत में हाई कोर्ट जो है एस्टैब्लिश हो जाता है। मुझे आप लोग ये नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भारत में सबसे पहले जो हाई कोर्ट बना था वो कहाँ पर, भारत के कौन से शहर में बना था। ठीक है, तो समय गुजरता है, दिन ढलते हैं। 1861 से 1879 आता है। 1879 को पार्लियामेंट दूसरा एक्ट पास कर देती है जिसका नाम होता है लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1879। अब देखिए नाम आ रहा है ना इसमें, लीगल प्रैक्टिशनर्स, धीरे धीरे अभी एडवोकेट भी आएगा लीगल प्रैक्टिशनर्स को हटा के। फिर समय और ढलता है, 1920 का वक्त आता है, द बॉम्बे प्लीडर एक्ट 1920। ठीक है, द बॉम्बे प्लीडर एक्ट 1920 एक्ट बन जाता है। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि 1920 के आसपास जो है इंडिया में 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स थी अंग्रेजों की, मद्रास, बॉम्बे, और तीसरा आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब धीरे धीरे दिन भी आता है, आज़ादी आ जाती है। 1947 को वी गॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ऑल इंडिया बार कमेटी होती है, तो ये सोचती है कि यार आज़ादी हमें मिल गई और अब जो हम अपने हिसाब से, ऑल इंडिया कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं वो सोचते हैं कि हम अपने हिसाब से जो है अब एक ऐसा एक्ट लेके आते हैं जिसमें मतलब ये सारे वकीलों के इनरोलमेंट के लिए लेके प्रोविजंस दिए रहे, और भारत में जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, ऐसा उनको, उस कमेटी को लगता है, ऑल इंडिया बार कमेटी को। ठीक है, तो 1952 में ये जो है बिल पास होता है। कौन सा बिल?
मतलब हम ये नहीं कह सकते कि पास हुआ था। तो इस बिल पे ये जो अभी आप प्रेजेंट का जो एक्ट देखते हैं, इंडियन एडवोकेट एक्ट 1961, तो इस पे जो है काम चल रहा होता है, कमिटी काम कर रही होती है, ऐसा बिल बनाती है, और जो बनाते 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 रिकमेंडेशन देती है 1953 में। 1953 में जैसे रिकमेंडेशन देती है तो बिल बनाने का काम जो है और तेज से शुरू हो जाता है। कौन सा बिल गाइस मैं बात कर रहा हूँ? इंडियन एडवोकेट्स बिल की, जो 1961 में एक्ट बन के आपके सामने आता है। तो इंडियन एडवोकेट्स बिल पे जब काम चल रहा होता है तो 1953 से ये काम शुरू हो जाता है। 1953 से जैसे ही काम शुरू होता है तो करीबन 8 साल ये लेती है। 8 साल लेने के बाद 1961 को आपके सामने जो है इंडियन एडवोकेट एक्ट 1961 बन के आ जाता है। क्योंकि ये बिल अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव होता है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब अपने आप में सारी चीज़ें। दैट इज आई वांट टू से कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स a particular thing which have all the elements, we can say which deals with all the elements. अब जैसे कि ये बिल अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव है, तो जो पुराना वाला, या अब तो पुराने वाले बिल की हमें ज़रूरत नहीं है, तो जो पुराना वाला जो एक्ट था उसको क्या कर दिया जाता है, उसको रिपील कर दिया जाता है। इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926 को रिपील कर दिया जाता है, और जो नया वाला एक्ट होता है, एक्ट का नाम क्या है जो अभी आप लोग पढ़ते हैं, द इंडियन एडवोकेट एक्ट 1961, वो सामने आ जाता है। तो अगर हम अभी प्रेजेंट की बात करें तो अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि एडवोकेट्स अमेंडमेंट एक्ट आया था 2025 में, कि हम जो है सरकार ने इसको रद्द कर दिया, रिपील कर दिया। क्यों? क्योंकि बिकॉज सारे वकील्स जो हैं स्ट्राइक कर रहे थे, बिकॉज देयर वर सम प्रोविजंस ऐसे थे कि मतलब ऐसे कुछ प्रोविजंस थे कि वकीलों का जो निस्तारीकरण, यानी कि वकील जो हैं अपने प्रैक्टिस नहीं कर सकते, राइट टू प्रैक्टिस उनसे छीना जा सकता था, तब कुछ कंडीशंस दी थी। यानी कि मतलब यहाँ पर एक एम्पावरमेंट दे दिया था, पार्लियामेंट को एम्पावरमेंट दे दिया गया था कि वो जो है वकीलों पे रूल कर सकती हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने ये जो अभी वाला जो अमेंडमेंट आया था वो आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, वीडियोस देखी होंगी उसकी। वापस मुद्दे पे आते हैं। हमारा मुद्दा था इंडियन एडवोकेट एक्ट 1961। ठीक है, सब हो गया, पूरी हिस्ट्री मैंने आपको बता दी। अब जो है हमारा इंडियन एडवोकेट्स एक्ट 1961 जो है बन गया। अब चलिए जल्दी से मैं बात करता हूँ इसके मेन फीचर्स क्या हैं। जैसे ही एक्ट बन जाता है तो ऑल इंडिया बार काउंसिल भी बन जाती है। ठीक है, कि आपने इस एक्ट में देखा होगा AIBE की बात वहाँ पर की गई है, स्टेट बार काउंसिल की बात वहाँ पर की गई है। ठीक है, ऑल इंडिया बार काउंसिल AIBE, ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशंस होते हैं, है ना, उसके एग्जाम्स जो आप लोग देते हैं, तो एक काउंसिल का जो है गठन होता है जिसे बोलते हैं ऑल इंडिया बार काउंसिल। बोला जाता है कि एडवोकेट्स जितने भी हैं उनके पास राइट टू प्रैक्टिस है इन एनी कोर्ट ऑफ द इंडिया इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि सुप्रीम कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट की, ये आप लोगों का होमवर्क है, पहला जज कौन था? क्या वो मेल था या क्या वो फीमेल था? सॉरी, मतलब क्या वो फीमेल थी? और एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए कि अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? अगले फीचर की अगर बात करें तो ये एक्ट ये भी बताता है कि यूनिफॉर्म क्वालिफिकेशन ऑफ अ पर्सन टू बी एडमिटेड एज एन एडवोकेट, यानी कि एडवोकेट अगर आपको बनना है, वकील बनना है, तो आपकी जो है क्वालिफिकेशन क्या होगी, और क्वालिफिकेशन सभी की समान होगी, यूनिफॉर्म होगी। और वो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि आपने किसी भी कॉलेज से लॉ की डिग्री में स्नातक किया होना चाहिए, यानी कि यू शुड हैव कंप्लीटेड योर बैचलर्स फ्रॉम एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी। इसका अगला इंपॉर्टेंट फीचर ये था कि ये जो है वकीलों को 2 वर्ग में बांटती थी, यानी कि 2 डिविजन्स थे वकीलों के, एडवोकेट्स के। एक हुआ करता था सीनियर डिवीजन, एक होते थे सीनियर वकील यानी कि सीनियर एडवोकेट्स, और दूसरे होते थे अदर एडवोकेट्स, यानी कि जिसे हम आमतौर पे जूनियर एडवोकेट्स नाम से भी जानते हैं, लेकिन इसका जो ऑफिशियली नेम है उसे बोलते हैं अदर एडवोकेट्स। ठीक है, अगर आप लोग किसी के अंडर इंटर्नशिप कर रहे हैं या किसी के अंदर आप काम कर रहे हैं, आप नए हैं, आपको प्रैक्टिस करते हुए 2 साल 3 साल 10 5 6 साल जितने भी हो रहे हैं, अभी कम साल आपको हो रहे हैं, और आपके वहीं पे आपके प्रैक्टिस करते हुए दूसरा पर्सन भी है जो आपसे बहुत सीनियर है, तो उनको बोलेंगे सीनियर एडवोकेट, और आप लोगों को बोला जाएगा अदर्स एडवोकेट। ये तो मैंने आपको बता दिया कि बार काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जिसे हम ऑल इंडिया बार काउंसिल नाम से जानते हैं, और हर किसी स्टेट के लिए, हर किसी राज्य के लिए उस राज्य के नाम से वहाँ का बार काउंसिल होने की बात भी यहाँ पर कही गई थी।
या मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं गई है, क्योंकि मैं हिस्ट्री से बात कर रहा था ना, तो अभी आदत वो पड़ गई कि मतलब हिस्ट्री का ही मतलब ये बता रहा था मैं। और स्टेट बार काउंसिल में जैसे उत्तराखंड बार काउंसिल है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, वो स्टेट बार काउंसिल के अंदर आता है, और जिस भी स्टेट का नाम होता है उसका नाम लग जाता है आगे से, पीछे से बार काउंसिल लग जाता है। और आजकल तो आप लोग अपने शहर में भी देखते होंगे छोटे छोटे रीजनल एरियाज में कि बार काउंसिल ऑफ पर्टिकुलर टाउन, बार जैसे हमारे वहाँ बार काउंसिल ऑफ हल्द्वानी, बार काउंसिल ऑफ नैनीताल, तो ये सब भी आपको जो है रीजनल जितने भी जो कोर्ट्स होते हैं उनका अपना एक खुद का बार काउंसिल होता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे मित्रों, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपको यहाँ पे साझा करने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे से मित्रों, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, झांक सकते हैं, जूम कर सकते हैं या पॉज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो, ठीक है। तो इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल क्या है? इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल है द एडवोकेट्स एक्ट 1961। इसका एक्सटेंशन बात करें तो इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, ठीक है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ये कब इनेक्ट हुआ था? 19 मई 1961 को। और जब इनेक्ट हुआ था उस समय एक्ट नंबर कितना था इसका एक्ट नंबर था 25वां एक्ट था ये 1961 में, ठीक है। टोटल चैप्टर्स इसमें 7 है और टोटल सेक्शंस इसमें 60 हैं। इसकी कुछ डेफिनेशंस जो हैं वो आप देख सकते हैं। पहली डेफिनेशन जो इसमें 2A में दे रखी है वो एडवोकेट, लिखा हुआ है कि एडवोकेट मीन्स एन एडवोकेट एंटर्ड इन एनी रोल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। फिर B में लिखा है अपॉइंटेड डे इन रिलेशन टू एनी पर्सन इन एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट मीन्स द डे ऑन विच दैट प्रोविजन कम्स इनटू फोर्स। तो मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पे जो ये रोल लिखा है कौन सा रोल है? स्टेट बार काउंसिल का जो रोल होता है, रोल मतलब क्या होता है? रजिस्टर। तो रजिस्टर में आपका जैसी नाम आ जाता है ना कि आप इस हाई कोर्ट के या आप इस कोर्ट के जो है रजिस्टर में आपका जैसे नाम आ जाएगा, आप जैसे क्वालिफाई कर जाओगे, आपने लॉ कर लिया है, लॉ करने के बाद आपने एग्जाम दे दिया है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ अगर आपने कर ली है उसके बाद आपका नाम जब रोल में आ जाएगा तो यू विल बी कॉल्ड एज एन एडवोकेट। और जो अपॉइंटेड डे यहाँ पे लिखा है, अपॉइंटेड डे मतलब होता है वो दिन जिस दिन आप यहाँ पर आपका नाम रोल में आया था, ठीक है, आप उस दिन से एडवोकेट हो ऑफिशियली। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। तो 2C की बात करते हैं तो इस 2C को ओमिट कर दिया गया था 1976 में, तो ये है नहीं एज सच। 2D की बात करें तो 2D बात करता है बार काउंसिल की। सिंपल और साफ शब्दों में लिखा है कि इस बार काउंसिल मीन्स अ बार काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट। फिर देखिए मेरे प्यारे से मित्रों, बार काउंसिल ऑफ इंडिया 2E में दे रखा है, इट मीन्स द बार काउंसिल कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 4 फॉर द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स। कौन सी टेरिटरी होगी वो? यानी कि वो इंडियन टेरिटरी होगी, यानी कि दैट इज टू होल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछे कि जो बार काउंसिल की जो टेरिटरी है ऑल इंडिया बार काउंसिल की, वो कहाँ तक है? वो पूरे इंडिया तक ही है मेरे प्यारे मित्रों। यानी कि ऑल इंडिया बार काउंसिल अगर कुछ भी रूल्स वगैरह बनाती है, ठीक है, तो सारे के सारे रूल हर किसी हाई कोर्ट में, हर किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हर किसी सेशन कोर्ट में अप्लाई होंगे। और फॉर द टाइमिंग अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट में डिफरेंस नहीं पता तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा, कोई इसमें हम उसमें एक पर्टिकुलर कोई वीडियो बना देंगे। फॉर द टाइमिंग इंपॉर्टेंट सेक्शन में आते हैं इसके, सेक्शन 2G में जो है हाई कोर्ट की डेफिनेशन आपको दी है। तो पहली चीज़ तो आपको यहाँ पर देखना है कि हाई कोर्ट में क्या इंक्लूड नहीं होता। इट डज नॉट इंक्लूड जुडिशियल। मेरे प्यारे मित्रों, इट डज नॉट इंक्लूड, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, आपको एक नया टर्म जानने के लिए मिला, वो है जुडिशियल कमिश्नर। अब मेरे प्यारे से मित्रों, ये जुडिशियल कमिश्नर क्या होता है? ये जुडिशियल कमिश्नर एक हाई कोर्ट का जज जैसे होता है ना, जैसे हाई कोर्ट के जज होता है, वैसे ही यूनियन टेरिटरीज जो है हमारी, उन यूनियन टेरिटरीज में जो जज होते हैं उनको हम जुडिशियल कमिश्नर बोलते हैं। सो मेरे प्यारे मित्रों, हाई कोर्ट में कौन? जुडिशियल कमिश्नर नहीं आएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल जो यही है कि हाई कोर्ट मीन्स इन केस ऑफ अ बार काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ स्टेट, किसी भी स्टेट का अगर बार काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट हुआ होगा तो उस केस में क्या होगा कि उस पर्टिकुलर स्टेट का बार काउंसिल बनेगा, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक स्टेट या एक से ज़्यादा स्टेट या एक स्टेट के साथ ही इंक्लूडेड उस यूनियन टेरिटरी का एक सिंगल हाई कोर्ट हो सकता है। तो क्या होगा कि उसके लिए एक सिंगल हाई कोर्ट फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट। इन द केस ऑफ बार काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर दिल्ली, अगर दिल्ली के लिए होगा तो दिल्ली का जो हाई कोर्ट होगा उसका नाम क्या होगा? हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, ठीक है। दिल्ली भी क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है। फिर बात करते हैं हम अपनी अगली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पे, दैट इज लॉ ग्रेजुएट्स।
सो मेरे प्यारे मित्रों, लॉ ग्रेजुएट मीन्स अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड अ बैचलर्स डिग्री इन लॉ फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। अब यहाँ पे अगली इंफॉर्मेशन, लीगल प्रैक्टिशनर क्या होती है? लीगल प्रैक्टिशनर मतलब एडवोकेट या वकील या फिर प्लीडर या मुख्तार, ठीक है, और अ रिवेन्यू एजेंट। ये बातें सिंपल हैं। प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। अब देखिए रोल क्या होता है? रोल एक रजिस्टर होता है, मीन्स आर रोल ऑफ एडवोकेट प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन अंडर दिस एक्ट। एक रजिस्टर होता है जिसमें आपके नाम, आपका जो है कब आपने रजिस्टर किया एज अ एडवोकेट, और इन सबको कौन देखता है? हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार जनरल। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। फिर अगली इंफॉर्मेशन सेक्शन 2L। सेक्शन 2L बात करता है स्टेट के बारे में, और इसमें साफ साफ लिखा है कि स्टेट के अंदर यूनियन टेरिटरी नहीं इंक्लूड होंगी। फिर बात करते हैं स्टेट बार काउंसिल की। तो स्टेट बार काउंसिल मतलब अ बार काउंसिल दैट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3। स्टेट रोल means a role of advocates prepared and maintained by state bar council in state level। समझ गया? वो वाला जो पहले वाला रोल था वो सेंट्रल लेवल पे था, और ये स्टेट लेवल पे। जिसका नाम सेंट्रल लेवल पे दर्ज हो जाएगा वो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जाके प्रैक्टिस कर सकता है, कहीं भी जा सकता है इन एनी ऑफ द कोर्ट इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट। फिर मेरे प्यारे मित्रों सेक्शन 3 की बात करते हैं। सेक्शन 3 में स्टेट बार काउंसिल बताया है। तो सेक्शन 3 में 3 मेन एलिमेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। सेक्शन 3 क्लॉज 1 में लिखा हुआ है कि देयर शैल बी अ बार काउंसिल, यानी कि होगा ही होगा। शैल का मतलब क्या होता है? कि डेफिनेटली होगा ही। और जहां पे मे आता है, मे का क्या मतलब होता है? कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इट टोटली डिपेंड्स, है ना। तो मेरे प्यारे मित्रों, स्टेट बार काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। अब देखना यहां पर थोड़ा नंबरों का खेल देखना। जिस स्टेट बार काउंसिल के अंदर 5,000 से कम वकील होंगे वहां पे 15 मेंबर्स होंगे, ठीक है, उस बार काउंसिल के। जिस बार काउंसिल के अंदर 5,000 से 10,000 वकील होंगे, 5,000 कम से कम और 10,000 से कम, तो वहां 20 मेंबर्स होंगे उस बार काउंसिल के। और जिस बार काउंसिल के अंदर 10,000 से ज्यादा वकील होंगे तो उस बार काउंसिल में 25 मेंबर्स होंगे। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग आपको लग रही है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई है या नहीं आई है। सेक्शन 3 की अगर इसकी बात करें तो सेक्शन 3 में कुछ पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं ABC करके। तो सेक्शन 3 के A में आपको दिया हुआ है पहले में आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। ठीक है, अरुणाचल, ये B वाले पॉइंट में आपको दिया हुआ अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ठीक है, फॉर द स्टेट ऑफ केरला एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप टू बी नोन एज बार काउंसिल ऑफ केरला। ठीक है, जो लक्षद्वीप की यूनियन टेरिटरी है उसके लिए और केरला राज्य के लिए एक बार काउंसिल है जिसे बोला जाता है बार काउंसिल ऑफ केरला। फिर बात करें कि फॉर द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड पुडुचेरी, ठीक है, इट विल बी नोन एज बार काउंसिल ऑफ मद्रास। फिर आप बात करते हैं बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा की। तो महाराष्ट्र एंड गोवा में देखिए कौन कौन से एरिया इंक्लूड हो जाएंगे। महाराष्ट्र होगा, गोवा होगा, और यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर एंड नागर हवेली होगी, नोन एज बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा। ठीक है, फिर देखिए जो चौथा जो पॉइंट है आपको देखने के लिए मिलेगा D वाला। तो इसमें लिखा हुआ है फॉर द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ टू बी नोन एज बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, तो पंजाब एक राज्य हो गया, हरियाणा दूसरा राज्य हो गया, और जो यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़, ठीक है, इन तीनों के लिए एक बार काउंसिल होगा जिसे बोला जाएगा बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। उसके बाद D में आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी कि ये 5वां पॉइंट हो गया स्टेट के अंदर, फॉर द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश टू बी नोन एज बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश। फिर E वाला पॉइंट आप देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा फॉर द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड टू बी नोन एज द बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल। फिर F वाला पॉइंट आप देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली टू बी नोन एज बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। फिर इधर देखिए फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख टू बी नोन एज बार काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, वहीं पे अगर बात करें हम सेक्शन 3
क्लॉज 2 की। सेक्शन 3 के क्लॉज 1 में आपको नेम्स दिखे थे, तो सेक्शन 3 के क्लॉज 2 में आपको देखने के लिए मिलेगा कि आ स्टेट बार काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स, नेमली इन द केस ऑफ स्टेट बार काउंसिल ऑफ दिल्ली द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो। अब ये आप लोग का काम है, जल्दी से जल्दी मुझे बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में कि एक्स ऑफिशियो जहां पे आप नाम जुड़ गया तो इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है। नहीं पता तो जाके अभी सर्च कीजिए। वहीं पे अगर बात करें इन द केस ऑफ स्टेट बार काउंसिल ऑफ असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा, द एडवोकेट जनरल ऑफ ईच ऑफ द स्टेट ऑफ असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ कि वो जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था ना कि जहाँ पे इलेक्टोरेट कॉलेज जो होगा, जहाँ पे 5,000 से एक्सीड करेगा, बट 10,000 से 5,000 जो सिंपल सा बात है, 5,000 से ज़्यादा एडवोकेट जहाँ होंगे लेकिन 10,000 से कम होंगे, वहाँ पर स्टेट बार काउंसिल में कितने सदस्य होंगे? 20 सदस्य होंगे। जहाँ पर 5,000 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेंगे वहाँ पर 15 मेंबर्स होंगे, और जहाँ पे 10,000 से ज़्यादा एडवोकेट्स होंगे वहाँ पे उस स्टेट बार काउंसिल में 25 मेंबर्स होंगे जिनका इलेक्शन होगा प्रॉपरली। ठीक है, वहाँ पे आप सचिव, अध्यक्ष वगैरह देखते हैं ना बार काउंसिल्स में, तो वही है। ठीक है, ठीक है, ये जितनी भी मैं बता रहा हूँ ना मेंबर्स इनरोल्ड एडवोकेट्स के हैं। यानी कि अगर मान लीजिए किसी कोर्ट के बार काउंसिल में कितने लोग एज अ वकील रजिस्टर्ड हैं? 10,000। ठीक है, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल किसी स्टेट बार काउंसिल के अंदर 10,000 वकील हैं, तो उस बार काउंसिल में टोटल कितने सदस्य होंगे? उस बार काउंसिल में 20 सदस्य होंगे। अगर वहीं पर उस बार काउंसिल में 10,000 से 10,001 वकील भी हो जाते हैं ना, एक वकील भी बढ़ जाता है, तो वहां पे कितने मेंबर्स होंगे गाइस? 25 मेंबर्स होंगे। फिर मेरे प्यारे से मित्रों, सेक्शन 3 क्लॉज 3 की बात करते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर शैल बी अ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ ईच स्टेट बार काउंसिल इलेक्टेड बाय द काउंसिल इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। फिर मेरे प्यारे मित्रों, सेक्शन 4 को जो है छोड़ दीजिए। सेक्शन 4 बात करता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की। अभी हम स्टेट बार काउंसिल की बात कर रहे हैं, तो स्टेट बार काउंसिल में फिर सेक्शन 5 में आप आइए। सेक्शन 5 में आपको देखने के लिए मिलेगा बार काउंसिल। इसमें सीधी सी बात ये लिखी है कि सारी जितनी भी बार काउंसिल्स होंगी उनको क्या माना जाएगा? एक बॉडी कॉर्पोरेट माना जाएगा, जिसका एक परपेचुअल सक्सेशन होगा और एक कॉमन सील होगी, जिसके पास क्या पावर होगी कि वो एक प्रॉपर्टी होल्ड कर सकेगा, चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो। और उस पर्टिकुलर बार काउंसिल को स्यू भी किया जा सकता है या वो स्यू भी कर सकता है, यानी कि इट विल बी एक्टिंग एज अ लीगल पर्सन। तो मेरे प्यारे मित्रों, अब फंक्शन की बात करते हैं स्टेट बार काउंसिल की। तो स्टेट बार काउंसिल के ये सारे फॉलोइंग फंक्शंस हैं। ठीक है, देखिए क्या क्या है कि एडमिट पर्सन एज एन एडवोकेट। ठीक है, टू ऑन इट्स रोल, टू प्रिपेयर एंड मेंटेन सच रोल। ठीक है, एक ऐसा रजिस्टर बनाना जिसमें सारे वकीलों के नाम हो। ठीक है, उसको मेंटेन करना। और क्या बोलते हैं, सबसे पहला फंक्शन तो ये हो जाएगा कि किसी पर्सन को एडवोकेट की तरफ ऑफर उसको एडमिट करना है या नहीं करना है। उसके लिए एडमिट करने के लिए उसके क्राइटेरिया हैं, वो आपको पूरे करने पड़ेंगे। और कौन कौन से फंक्शन है? टू एंटरटेन एंड डिटरमाइन केसेस ऑफ मिसकंडक्ट अगेंस्ट एडवोकेट ऑन इट्स रोल, टू सेफगार्ड द राइट्स, प्रिविलेजेस एंड इंटरेस्ट ऑफ एडवोकेट ऑन इट्स रोल, टू प्रमोट द growth of bar association for the purpose of effective implementation, to promote and support law reform, to conduct seminars and organize talk on legal topics by eminent jurists and publish journals and paper of legal interest। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे ये सारी चीजें। फिर आपको देखने के लिए मिलेगा टू मैनेज एंड इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द बार काउंसिल। ठीक है, टू ऑर्गेनाइज लीगल एड टू द पुअर इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, to provide for the election of its members, to visit and inspect universities in accordance with the directions, to perform all other functions conferred on it by or under this act, to do all other things necessary for discharging aforesaid functions। तो मेरे प्यारे मित्रों, फिर स्टेट बार काउंसिल की अगर मैं बात करूं तो सेकंड वाले क्लॉज में आपको देखने के लिए मिलेगा कि स्टेट बार काउंसिल में कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर फंड्स इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर फॉर द पर्पस ऑफ, एक फंड या एक से ज़्यादा फंड बना सकती है स्टेट बार काउंसिल। किस पर्पस के लिए? फॉर गिविंग फाइनल असिस्टेंस, टू ऑर्गेनाइज वेलफेयर स्कीम्स फॉर द इंडिजेंट। इंडिजेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं प्यारे मित्रों? निर्धन, यानी कि गरीब व्यक्ति। डिसेबल्ड
यानी कि कोई जो है डिसेबल्ड पर्सन है। डिसेबल्ड मतलब क्या होता है हिंदी में एग्जैक्टली अभी मैं नहीं आ रहा है मेरे मुंह पे इसको, तो हिंदी में इसे बोलते हैं या कुछ भी बोलते होंगे हिंदी में। डिसेबल्ड मतलब विकलांग व्यक्ति, ठीक है। और अदर एडवोकेट्स, यहाँ पे अदर एडवोकेट्स जो ऐसे एडवोकेट जो अपना जो है अभी बिजनेस वगैरह नहीं सेटअप कर रहे हैं, अपने उनके क्लाइंट्स नहीं बन रहे हैं, तो उनको भी असिस्टेंट प्रोवाइड कराने की यहाँ पर बात कही गई है। गिविंग लीगल एड और एडवाइस इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स मेड इन दिस बिहाफ, एस्टैब्लिशिंग लॉ लाइब्रेरीज, तो ये सारे पर्पस के लिए वो फंड बना सकते हैं। स्टेट बार काउंसिल में रिसीव एंड ग्रांट डोनेशंस, गिफ्ट और बेनिफिकेशंस फॉर ऑल, ठीक है। तो ये आपको सेक्शन 6 में देखने के लिए मिलेगा। सेक्शन 7 में आपको फंक्शन ऑफ जो सेंट्रल लेवल का बार काउंसिल है उसका आपको फंक्शन देखने के लिए मिलेगा, यानी कि फंक्शन ऑफ बार काउंसिल, ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई। फिर बात करते हैं प्यारे से मित्रों सेक्शन 8 की। तो यहां पर लिखा है टर्म्स ऑफ ऑफिस of member of state bar council. Term of office of an elected member of a state bar council shall be 5 years from the date of publication of the result of his election. 5 साल की अवधि होगी गाइस। तो मेरे प्यारे मित्रों यहाँ पर आपकी जो है 2 क्वेश्चंस तैयार हो गए हैं, बार काउंसिल और बार काउंसिल के फंक्शन, स्टेट बार काउंसिल के, ठीक है, स्टेट बार काउंसिल और स्टेट बार काउंसिल के फंक्शन। फिर बात करें सेक्शन 4 की, तो सेक्शन 4 में आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि देयर शैल बी अ बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू बी नोन एज द बार काउंसिल ऑफ इंडिया विच शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स, नेमली द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आपने पहले देखा था ना उस समय जब हम बार काउंसिल ऑफ स्टेट की बात कर रहे थे, तो उनमें कौन से मेंबर्स होंगे, उनमें कौन कौन से मेंबर्स थे बार काउंसिल में। एक एडवोकेट जनरल की बात आ रही थी, है ना, तो यहाँ पे बात आ रही है अटॉर्नी जनरल की, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और 1 मेंबर ईच सेलेक्टेड बाय ईच स्टेट बार काउंसिल फ्रॉम अमॉन्ग्स इट्स मेंबर। तो मेरे प्यारे मित्रों ये जो एडवोकेट जनरल मैंने बोला, या ये मैं अटॉर्नी जनरल में बोल रहा हूँ, सॉलिसिटर जनरल में बोलता हूँ, ये सारे के सारे एडवोकेट्स ही होते हैं, ठीक है, और ये सीनियर होते हैं काफ़ी, जिन्हें बहुत सारा तजुर्बा होता है, यानी कि ये सीनियर एडवोकेट्स होते हैं। फिर आपको सेक्शन 4 के सेकंड क्लॉज में देखने के लिए मिलेगा कि देयर शैल बी अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाय द काउंसिल इन सच अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। फिर थर्ड क्लॉज आप देखोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाय द स्टेट बार काउंसिल सेल। तो अब यहाँ पे टेन्योर की बात की गई है, ठीक है। इन द केस ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट बार काउंसिल हु होल्ड्स ऑफिस एक्स ऑफिशियो बी 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ हिज इलेक्शन और till he ceases to be a member of state bar council whichever is earlier. In any other case be for the period of for which he holds office as a member of the state bar council. ठीक है, अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के क्या क्या फंक्शन होंगे, वही फंक्शन होंगे जो आपको मैंने सेक्शन 6 में बताए थे। फिर भी एक बार आप पढ़ लीजिए, आपका रिवाइज हो जाएगा बढ़िया करके। सेक्शन 7 का क्लॉज 1 में दे रखे हैं फंक्शन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जहां पे लिखा है क्या क्या फंक्शन होंगे। टू ले डाउन स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिक्वेट फॉर advocates, to lay down the procedure to be followed by its disciplinary committee and the disciplinary committee of each state bar council, to safeguard the rights, privileges and interests of advocates, to promote and support law reform, to deal with and dispose of any matter arising under this act which may be referred to it by a state bar council, to exercise general supervision and control over state bar councils। ठीक है, सारी जितनी भी इंडिया के अंदर जितनी भी स्टेट बार काउंसिल्स होंगी उनका उसका सुपरविजन बनाए रखेगी और उसका कंट्रोल भी बनाए रखेगी कौन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। उसके बाद टू एक्साइज जनरल टू प्रमोट लीगल एजुकेशन एंड टू ले डाउन स्टैंडर्ड ऑफ सच एजुकेशन इन कंसल्टेशन विद द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया इम्पार्टिंग सच एजुकेशन एंड द स्टेट बार काउंसिल्स। फिर उसके बाद टू रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज हुज डिग्री इन लॉ शैल बी अ क्वालिफिकेशन फॉर इनरोलमेंट एज एन एडवोकेट। ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिली। और भी है गाइस, जैसे टू कंडक्ट सेमिनार्स एंड ऑर्गेनाइज टॉक ऑन लीगल टॉपिक्स बाय इमिनेंट जूरिस्ट एंड पब्लिश जर्नल्स एंड पेपर्स ऑफ लीगल इंटरेस्ट। फिर टू ऑर्गेनाइज लीगल एड टू द पुअर इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, टू मैनेज एंड इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द बार काउंसिल, टू प्रोवाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ इट्स मेंबर्स, टू परफॉर्म ऑल अदर फंक्शंस कन्फर्ड ऑन इट और अंडर दिस एक्ट। ठीक है, सेक्शन 7 क्लॉज 2, द बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूट 1 or more फंड्स इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर फॉर द पर्पस ऑफ, जैसे आपने उसमें देखा था सेक्शन 6 में देखा था, तो सेम इट इज आपको सेक्शन 7 में भी यही देखने के लिए मिल रहा है।
गिविंग फाइनल असिस्टेंस टू ऑर्गेनाइज वेलफेयर स्कीम्स फॉर इंडिजेंट, डिसेबल्ड और अदर एडवोकेट्स, गिविंग लीगल एड और एडवाइस इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स मेड इन दिस बिहाफ, एस्टेब्लिशिंग लॉ लाइब्रेरीज। ठीक है, सेक्शन 7 क्लॉज 3 जहां पे लिखा है द बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रिसीव एनी ग्रांट्स, डोनेशंस, गिफ्ट्स ऑफ बेनिफिकेशंस फॉर ऑल और एनी ऑफ द पर्पसेस। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो की एंड में अभी जाइएगा मत, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं लेके आया हूँ, हिस्ट्री ऑफ लीगल प्रोफेशन। 1726 में मेयर कोड बना, 1773 में सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बना, 1774 में चार्टर एक्ट आया, जिस चार्टर एक्ट में ये क्या हुआ, जो मेयर कोर्ट 1726 का था उसको एबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, इन ऑल द 3 प्रेसिडेंसीज, कौन कौन सी हैं वो 3 प्रेसिडेंसीज, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता। फिर देखिए, जब ये जो मेयर्स कोर्ट एबॉलिश हुए ना, तो उसके बाद 1801 में सुप्रीम कोर्ट मद्रास में बना, 1823 में सुप्रीम कोर्ट बॉम्बे में बना। ठीक है, इससे पहले हमारे पास जो है बार काउंसिल वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो 1726 का जो चार्टर, 1774 का जो चार्टर था ना, तो वो जो है पावर टू अपॉइंट एडवोकेट, पावर टू सुप्रीम कोर्ट टू अपॉइंट एडवोकेट्स। ठीक है, 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है, जिसमें जो है रिवेन्यू मैटर्स टू बी डिसाइडेड बाय गवर्नर जनरल, ठीक है, बाय सदर अदालत, यानी कि रिवेन्यू मैटर जो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास आज देखते हैं वो गवर्नर जनरल देखा करते थे पहले। ठीक है, जुडिशियल मैटर्स जो होंगे या जो लीगल मैटर्स होंगे उसको कौन डिसाइड करेंगे, उसको जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेंगे। तो हमारे पास जो है 3 सुप्रीम कोर्ट हुआ करते थे, 1801 मद्रास, 1823 में बॉम्बे। ठीक है, और कलकत्ता में तो अपने आप में था ही, वो तीनों का जो है सुपरविजन करता था। ठीक है, 1726 में जो कलकत्ता में जो कोर्ट बना था ना, सपोज ऐसे करके मान लीजिए 1726 में 3 कोर्ट बने, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। तो जो कलकत्ता वाला कोर्ट था वो बना रहा 1726 में, सॉरी मतलब 1726 में जो अबॉलिश हुए, तो ये 2 कोर्ट अबॉलिश हुए, ये कलकत्ता वाला बना रहा, कलकत्ता वाला बना रहा, और कलकत्ता के अंदर ये दोनों आ गए, एक ही सुप्रीम कोर्ट था। फिर उसके बाद 1823 में 1801 में मद्रास में सुप्रीम कोर्ट बना, और 1823 में बॉम्बे में सुप्रीम कोर्ट बना। ठीक है, 1781 में जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है, ये आपको पता होना चाहिए, जिससे क्या होता है, जो रिवेन्यू मैटर्स हैं वो गवर्नर जनरल देखते हैं, और जुडिशियल मैटर्स जो हैं वो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट देखेंगे। 1861 में इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट आता है, जो मैंने आपको पहले दिखा दिया था, जिसमें क्या होता है 1861 में सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालत जो है मर्ज हो जाती हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को जय श्री राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।